हेलो माय डियर फ्रेंड्स, खम्मा खणी। कैसे हैं आप सब? ठाकुर जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपके सपनों का घर शीघ्र से शीघ्र बने, ये मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। साथियों, लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था पार्ट 1, टर्न की बेसिस पद्धति से जब हम मकान बनाते हैं तो हमने उसमें 3 बिंदुओं पर चर्चा करी थी। नक्शे से रिलेटेड पॉइंट था। दूसरा बिंदु था आपका मटेरियल जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, किस ब्रांड का यूज़ करना चाह रहे हैं, वो सारा मतलब ईच एंड एवरीथिंग मटेरियल, सरिया, सीमेंट, टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग, सारा मटेरियल का जो है वो एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, किस ब्रांड का हमें यूज़ करना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट हमने यूज़ किया था, हमने बात करी थी कि पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन वो भी एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए कि किस किस स्टेज पे कितना पेमेंट होगा। आज पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे एक टर्न की बेसिस पद्धति पे जब हम मकान बनाते हैं तो हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है टाइम, दूसरा है पेनल्टी क्लोजेस, तीसरा है क्वालिटी और चौथा आपका है वेरिएशन। पहला पॉइंट पे अपन आते हैं, समय नहीं गवाते हुए पहले पॉइंट पे अपन बात करते हैं कि टाइम। कॉन्ट्रैक्टर को आपके साथ एग्री करना है कि आपको मकान कॉन्ट्रैक्टर कितने टाइम में रेडी टू पोजीशन करके देगा। अब टाइम लाइन डिसाइड करना क्यों जरूरी है? टाइम लाइन डिसाइड करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि नंबर 1, उसके पीछे पहला रीजन ये है क्योंकि आप टर्न की बेसिस पे मकान बनाते हैं तो आपको पूरा फंड अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मकान का काम बीच में नहीं रुके। तो आपको टाइमलाइन डिसाइड करने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने आपको एग्री किया कि 12 महीने में आपका मकान मैं बना के दूंगा, रेडी टू पोजेसन करके दूंगा, तो आपको पता है कि हमें 12 महीने में कितना फंड अरेंज करना है और किस किस स्टेज पे कितना पेमेंट आपको करना है, वो भी आपको ध्यान रहेगा। हर स्टेज की टाइमलाइन आप डिसाइड करिए। प्लिंथ लेवल कितने दिन में कंप्लीट करके दोगे, स्लैब कास्टिंग कितने दिन में दोगे, ब्रिक वर्क एंड प्लास्टर कब करके दोगे, वो सारी टाइमलाइन भी आप उस कॉन्ट्रैक्टर से एग्रीमेंट में नोट डाउन करिए ताकि उसी हिसाब से आपको पेमेंट अरेंज करने में ईजी ले और आपको पहले से ध्यान रहे कि हमें इस स्टेज पे इतना पेमेंट अरेंज करना है। दूसरा आपको फायदा ये रहेगा, मान लीजिए आप किराए के घर में रह रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्टर ने आपको बोला 12 महीने में मकान बना के दे दूंगा। अब 12 महीने में आपका मकान नहीं बना और 12 महीने के बाद जो भी डिले हो रहा है इट मीन्स आपको रेंट देना पड़ रहा है, आप रेंट के मकान में रह रहे हो, 12 महीने के बाद आप रेंट के मकान में कंटिन्यू कर रहे हो, तो जितने महीने डिले हो रहा है उतना आपका रेंट लग रहा है। तो टाइमलाइन डिसाइड करने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का एक बाउंडेशन बन जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को आपको समय पे काम करके देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है पेनल्टी। कई बार क्या होता है कि अगर हमने पेनल्टी क्लोज नहीं डाला, हमने टाइमलाइन तो डाल दिया एग्रीमेंट में कि 12 महीने में करके देना है, और सपोज करो 12 महीने में नहीं करके दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, दूसरी जगह भी साइटें चल रही होती है। तो कई बार कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि जहाँ ज़्यादा अर्जेंसी होती है, जो क्लाइंट ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, जो ज़्यादा प्रेशर दे रहा होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वहाँ का काम पहले करता है। तो इसीलिए टाइमलाइन का एग्रीमेंट में मेंशन करने के अलावा पेनल्टी क्लोज भी हमें डालना चाहिए। सपोज कीजिए आपने पेनल्टी क्लोज नहीं डाला, टाइमलाइन तो डाल दी कि 12 महीने में हमारा मकान बना के दे देगा कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर क्यों, क्या कॉन्ट्रैक्टर को पता है पेनल्टी क्लोजेज नहीं है, तो वो क्या करेगा कि 12 महीने का हो सकता है आपको 14 महीने 15 महीने में मकान बना के दे। तो 3 महीने अगर आप किराए के मकान में दे दो तो आपको 3 महीने का रेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो इसीलिए टाइमलाइन के साथ साथ में दूसरा पॉइंट जो अपन बात कर रहे हैं, पेनल्टी क्लोजेस भी डालिए कि 12 महीने के बाद जितने महीने डिले होगा, हर महीने टोटल कॉस्ट का 0.5% से 1% आप एग्री करिए उसके साथ कि ये आपके पेनल्टी लगेगी। अगर आपने 1 साल से जो भी टाइम फ्रेम डिसाइड होता है उसके बाद जो भी जितने भी महीने एक्स्ट्रा लगते हैं, हर महीने आधा परसेंट या 1% आपका पेनल्टी लगेगा, वो भी आप एग्रीमेंट में नोट डाउन करिए। इससे कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा बंधन में रहेगा और आपका काम फास्ट करने की कोशिश करेगा। तीसरा पॉइंट है क्वालिटी। क्वालिटी के बारे में जैसे एग्रीमेंट में आपने सब नोट डाउन कर लिया कि हमें ये ब्रांड का मटेरियल यूज़ करना है। इसके अलावा क्या होता है, एग्जीक्यूशन में भी, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन भी हमें क्वालिटी चेक करनी चाहिए। अगर आप डेली साइट पे जाते हैं और इसी लाइन से हैं, इसी फील्ड के हैं, तो आप खुद भी एज ए क्लाइंट, आप मतलब एज ए साइट विजिट करेंगे तो आपको खुद भी एहसास हो जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है। और अगर आप इस लाइन से नहीं है, सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन से नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक थर्ड पार्टी सिविल इंजीनियर रखिए, या कोशिश करिए कि जो आपके आर्किटेक्ट के यहाँ से अगर कोई टीम का मेंबर आ सकता है डेली साइट विजिट करने, तो उसको आप हायर करिए। उससे क्या होगा, आपका डेली जो साइट एग्जीक्यूशन है वो बहुत स्मूथली चलेगा। कॉन्ट्रैक्टर को कहीं हेल्प चाहिए
डेली टू डेली उसको हेल्प मिलेगी और आपका काम जो है वो एज पर नॉर्म्स क्वालिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको इन सब चीज़ों में, मकान बनाने से रिलेटेड, एग्रीमेंट बनाने में, क्वालिटी, एग्जीक्यूशन, किसी भी काम में आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हम भी इस तरह की सेवाएं प्रदान करते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है कि आप डेली साइट पे नहीं जा सकते हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। हम डेली आपके जो भी साइट सुपरविज़न है वो हम करेंगे और आपके काम को एज़ पर नॉर्म्स और एज़ पर क्वालिटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कराने में हेल्प करेंगे। चौथा पॉइंट है वेरिएशन। कई बार क्या होता है साथियों, जब हम मकान बनाते हैं, हमने नक्शा बना लिया, शुरू में नक्शा बना लिया, फाइनल करा दिया, एलिवेशन सब कुछ हो गया, पर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन क्या होता है, कभी कभी समय के अकॉर्डिंग कुछ हमारी रिक्वायरमेंट चेंजेस हो जाती है, हमारे थॉट प्रोसेस भी चेंज हो जाती है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारे फैमिली मेम्बर भी बोलते हैं, जब ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो आते हैं देखने के लिए कितना काम हो गया क्या नहीं हो गया, बोलते हैं चलो इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दें, वार्डरोब इधर शिफ्ट कर दें, विंडो इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये सब जैसे एक बार कॉन्ट्रेक्टर ने बना दिया, उसके बाद उसको क्या होता है, अगर आप वापस रीवर्क करते हैं तो उसका चार्जेस लगता है। तो कभी ऐसी कोई भविष्य में हमें कब चेंजेस की रिक्वायरमेंट पड़े, हम शुरू में ये नहीं कह सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ एग्रीमेंट में वेरिएशन का पॉइंट भी होना चाहिए कि भविष्य में मान लो हम कोई विंडो शिफ्ट कराएं या कुछ भी एक्स वाई जेड वेरिएशन कराएं काम में, तो उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कैसे होगा, वो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होके एग्रीमेंट में नोट डाउन हो जाना चाहिए। ताकि क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर भी उस काम को करने के लिए मना नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर मना नहीं करता है, पर क्या होता है कई बार कॉन्ट्रैक्टर शर्म में, झिझक में वो चीज़ बोल नहीं पाता है। छोटा मोटा काम होता है तो कॉन्ट्रैक्टर कर देता है, पर बहुत बड़ा काम हो गया कभी, उसमें भी उसको मान लो 10-15 हज़ार 20 हज़ार का उसका मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रही है, तो उस केस में वो क्या होता है कि फिर वो आपसे मान लो ज़्यादा पैसे मांगे, आप बोलोगे नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा पैसे है। तो इन सब चीज़ों से बाद में मनमुटाव हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जब हम शुरू में एग्रीमेंट बनाते हैं तभी हमें ये वेरिएशन वाला पॉइंट उसमें ऐड करना चाहिए कि जो भी हम वेरिएशन कराएंगे उसका मोड ऑफ मेजरमेंट ये रहेगा। वो उसका भी एक टेक्निकल तरीका है, वो आपस में कॉन्ट्रैक्टर और अपन बैठ के उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि जब हम टर्न की बेसिस पे मकान बनाते हैं तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा जो मकान है वो शीघ्र से शीघ्र और समय पे पूरा हो और एज पर नॉर्म्स, एज पर क्वालिटी के अकॉर्डिंग पूरा हो। साथियों, मेरे द्वारा अगर जो मैं जानकारी देता हूँ आपको अच्छी लगती है और यूट्यूब पे आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपने अगर अपना मकान बनाया है तो किस पद्धति से बनाया है, और अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।